गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में एमसीए के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। एमसीए का हर एक सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं। उस सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक को कवर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल में। सो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आज एमसीए का जो कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसको स्टार्ट करेंगे और उसका पहला यूनिट है जो जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। उस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर होता क्या है, तो आप लोगों से सिंपली अगर एक छोटी सी बात है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैपेबल होता है डाटा को रिसीव करने में, उसे प्रोसेस करने में और उससे स्टोर करने में, ताकि उस पे जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके, वो ही कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल। और साथ ही साथ जो हमारा करते मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, वो कितना करेक्ट है कितना फॉल्स है, वो हमारी लॉजिकल वे से हमें बताया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनपुट हमने दिया है वही आउटपुट जनरेट करेगा विथ स्पीड और विथ 100% एक्यूरेसी। हमारा अगर इनपुट गलत दिया गया है तो हमारा आउटपुट भी गलत आएगा। तो कंप्यूटर सिंपली अगर देखा जाए तो एक मशीन है जहाँ पे डाटा को रिसीव किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और स्टोर किया जाता है, ताकि उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये चीज हमारा एक नॉर्मल डेफिनेशंस की बात है। अब हम यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दो डेफिनेशन लिखी गई है, जो कि कहते आपका सबसे पहला डेफिनेशन है ये: A computer is an electronic device capable of receiving, processing, and storing data to produce meaningful informations. It performs operation like arithmetical calculation. Arithmetical calculation मैंने जस्ट बताया कि arithmetical calculation क्या होती है। जितने भी arithmetical problems या mathematical problems या mathematical जो भी चीजें होती है वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर आती है। एंड लॉजिकल कंपैरिजन एट द हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। लॉजिकल कंपैरिजन का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट, जो कि इनपुट जो हमने दिया गया, जो भी स्टेटमेंट हमने दिया है, कमांड दिया है, वो ट्रू है या फॉल्स है, वो कंपैरिजन करता है। और जो कि वो रिप्रेजेंट, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा, वो आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा विथ हाई स्पीड और विथ एक्यूरेसी। अगर आपका इनपुट गलत है तो आपकी आंसर भी, आपका आउटपुट भी गलत ही होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये ह्यूमन ब्रेन नहीं है कि वो सोचेगा और आपके पास रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो आप कमांड देंगे, जैसा कमांड देंगे उसी तरह से वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये है, इट कैन बी हैंडल मल्टीपल टास्क। इट कैन बी हैंडल क्या है, मल्टीपल टास्क। आप जानते हैं कि करते एक कंप्यूटर में एक सिंगल टास्क नहीं होता है, सिंगल टास्क हम करते भी नहीं है। बट इसमें हम लोग मल्टीपल टास्क, एक समय में हम बहुत सेवरल टाइप्स के काम हम कर सकते हैं। तो एक ये कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन है। कंप्यूटर की दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें एक सिंपल सी बात लिखी गई है: द कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ द टास्क बाय द फॉलोइंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द प्रोग्राम, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का आपका क्या आंसर होगा? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं थ्रू द इनपुट डिवाइस, वही कहते हैं प्रोग्राम होता है। और वही आगे चल के आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है। तो परफॉर्म ऑफ द वैरायटी ऑफ द टास्क फॉलोइंग द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। इट कैन बी डिजाइन, ये क्या क्या करता है, प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है, एंड जो भी करते दिया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इन द रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है। आज के समय की अगर बात करूं तो हर जगह कंप्यूटर का यूज है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी करते फील्ड्स हो, हर जगह आपका कंप्यूटर का यूज होता ही होता है। तो कंप्यूटर आज के समय में नेसेसरी थिंग्स बन गया है। तो ये हमारी छोटी सी का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि डेफिनेशन हमने पढ़ा। आगे चल के हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस सिंपली अगर बात की जाए
वैसे फंक्शन फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फोर मेन फंक्शंस होते हैं। पहला क्या होता है? सिंपल इनपुट, जो कि आपका इनपुट हुआ, पहला इनपुट हुआ। देन आपका हुआ प्रोसेस, देन प्रोसेसिंग जिसको आप लोग बोलेंगे, देन आउटपुट, देन स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। अब क्या है? अब ये देखिए, मैंने ऐसे बहुत एरो करके लगाया, इसका मीन्स क्या है कि ये एक प्रोसेस इसी तरह मूव ऑन करता है। ठीक है, तो पहले इनपुट, हम लोग इनपुट क्या होता है? जो यूजर से दिया गया, जो यूजर के द्वारा दिया गया कमांड थ्रू इनपुट डिवाइस, वही इनपुट हुआ। अगर मैंने सिस्टम को कमांड दिया ए लिखो, तो अगर वो ए लिखता है, दैट ए लिखता है, जैसे मैंने बोला कि सिस्टम को मैंने कमांड दिया कीबोर्ड के थ्रू ए लिखने के लिए, तो जैसे ही मैंने ये कमांड दिया तो क्या है, ये इनपुट हुआ। उसको फिर क्या है कि प्रोसेस होगा। प्रोसेस किसके थ्रू होगा? सीपीयू के थ्रू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस जो भी कमांड है उसको अपने पास लेगा, एंड देन उसको कहते हैं मॉनिटर में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, वो आउटपुट हो गया। एंड देन उसको हम लोग कहीं किसी प्लेस पे स्टोरेज करेंगे, स्टोर करेंगे, उसको जमा रखेंगे कुछ समय के लिए या परमानेंट समय के लिए। जब हमें जरूरत होगी तब तक के लिए, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो यही एक फंक्शन होता है, कंप्यूटर का होता है। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इनपुट क्या होता है? रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्स। एक्सटर्नल रिसोर्स क्या हुआ? कोई भी करते एक्सटर्नल रिसोर्स पे आप सिंपली ये है कि इनपुट डिवाइस से को जो डाटा मिला गया, इनपुट डिवाइस से जो रिसीव हुआ डाटा, वही इनपुट होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या हुआ? जो कि परफॉर्मिंग करेगा कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैंने पहले ही बताया है कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन करेगा? ये करेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, और जिसको हम लोग अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? ये डिफाइन करेगा कि स्टेटमेंट क्या है, कि आपका ट्रू है या फॉल्स है ऑन द इनपुट डाटा, जो और फिर उसको क्या है कि कन्वर्ट करेगा एक पर्टिकुलर यूजफुल, प्रोड्यूस करेगा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, और वही जाकर के आउटपुट में उसको आपको शो करेगा, आउटपुट में आपको शो करेगा, ताकि आप उसको पढ़ सके और उसको समझ सके जो आपने कमांड दिया है वो एग्जैक्टली वो सामने आ जा है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, अब स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज का आपको नाम से ही पता चला है, स्टोर। स्टोर में क्या करते हैं हम लोग? स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज, हमारे जो डाटा होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं, चाहे हम उसको हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करें या हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करें। जहाँ पे हमें डाटा को स्टोर करना होगा वो हम स्टोर करते हैं टेम्परेली, जिसको हम टेम्परेरी डाटा को हम रैम में स्टोर करते हैं, और बाकी जो परमानेंट डाटा को हम लोग मोस्टली हमें हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लिप फ्लॉप, सॉरी फ्लैश ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमें जब यूज करने का होता है तब हम उसको लॉन्ग टर्म पीरियड में यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी का तो वो तो टेम्परेरी, सॉरी टेम्परेरी मेमोरी होते हैं, वो तो हम एक लिमिटेड पीरियड और लिमिटेड समय के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो क्लियर अप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने से पहले आपके पास मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया है वो एक कैलकुलेटर से डेवलप हुआ है, कैलकुलेटर के फंक्शन से डेवलप हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा देखा जाता है कि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो अबाकस से होता है। अबाकस क्या है? ये एक कलते वुडन फ्रेम था, उसमें स्ट्रिंग्स लगे, तो उसमें समटाइम्स ऑफ बीट्स लगे हुए थे। बीट्स की वैल्यू को डिफाइन था, तो उससे हमें एडिशंस होता था, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता था। तो वो एक नॉर्मली कैलकुलेटर था, जिसको कहते हम मैंने यूज करते थे। ठीक है, और इसका जो अबाकस का जो बेसिकली अगर देखा जाए तो कहाँ पे, तो बेबीलोनिया, चाइना में एक जगह है बेबीलोनिया, वहां पे अबाकस का सबसे पहले यूज किया गया, वहीं पे बनाया गया। अबाकस के बाद धीरे से अबाकस के बाद हमारे पास एक आया, नेक्स्ट आया कि पास्कल कैलकुलेटर। क्या आया? पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर क्या था? ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन नहीं था, डिवीजन नहीं था। ये एक ऐसा कैलकुलेटर, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर अगर कोई बोला जाएगा तो पास्कल कैलकुलेटर। इसको डेवलप करने वाले कौन थे? बैलिस पास्कल
नाम के पर्सन थे, जो कि इनको डेवलप किया था, जो कि इनको डेवलप किया था। ठीक है। ओके। अब आते हैं, अब आते हैं इसको किसने किया था, बेलिस पास्कल ने। ठीक है। आफ्टर क्या हुआ, जब देखो यहाँ पे क्या है कि अबाकस में तो सिंपल ही बोर्ड है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ये कैलकुलेटर था। इसमें क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन को डेवलप किया गया इस कैलकुलेटर में। इसके बाद हमारे पास कौन आया, इसके बाद हमारे पास आया जो कहते हैं नेपियर बोन सिस्टम। नेपियर बोन सिस्टम, ठीक है। नेपियर बोन्स किसने डेवलप किया था, जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने क्या किया, जॉन नेपियर ने क्या किया कि जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था उसको, उसमें एक दो चीजें और ऐड कर दी गई, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्टर भी डेवलप कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट सो मेनी पर्सन आए, सो मेनी पर्सन आए, उन्होंने बहुत सारे सिस्टम को चेंजेस करने की कोशिश की। एंड लास्ट, लिस्ट एंड लास्ट, जब देखा गया तो चार्ल्स बावेज ने 1888 में चार्ल्स बावेज ने दो सिस्टम को डेवलप किया, दो सिस्टम को डेवलप किया। एक का नाम था डिफरेंस इंजन, एक का नाम डिफरेंस इंजन था, डिफरेंस इंजन। ठीक है। एक का नाम डिफरेंस इंजन था और दूसरा का नाम एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल इंजन। और आज अगर आज की बात करूं, जो हमारा एआई टोटली जो वर्क कर रहा है वो एनालिटिकल इंजन पे ही काम कर रहा है। याद रखना एनालिटिकल इंजन, क्योंकि ये 5 यूनिट को ही 5 यूनिट पे बेचता, वो पांचों यूनिट एआई के पास है, और एआई ही पांचों यूनिट का यूज करके अपने आप को डेवलप कर रहा है। डिफरेंस इंजन नोटेशन बेस पे था, नोटेशन मीन्स n+1, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। ये एक छोटा है, और ये दोनों जो सिस्टम है, ये दोनों जो सिस्टम है, ये जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इसमें एक पर्सन है जो कि फर्स्ट प्रोग्रामर जिसको कहते हैं, जिसको हम समटाइम्स समटाइम्स हम मदर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। उनका नाम है अड्डा लवलेसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले सबसे पहले बाइनरी डिजिट्स का यूज करके, बाइनरी डिजिट्स का यूज करके उन्होंने सिस्टम, उन्होंने एक इस डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन्स में हेल्प की बाइनरी डिजिट्स का यूज करके, और फर्स्ट प्रोग्रामर वो बनी। ठीक है। तो कौन थी फर्स्ट प्रोग्रामर, अगर देखा जाए फर्स्ट प्रोग्रामर हमारी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट प्रोग्रामर है अड्डा अगस्ता, वैसे तो पूरा नाम है उनका अगस्ता अड्डा लवलेस। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रोग्रामिंग की, और इन्होंने ही डिफाइन किया 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स को। और ये बाइनरी डिजिट यूज कहाँ हुआ, सबसे पहले इन दोनों सिस्टम में यूज हुआ। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा हिस्ट्री था। अब आ जाते हैं हम, अब आ जाते हैं हम जनरेशन के, हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करने के लिए। तो हमारे 5 तरह के जनरेशन हुए, जिसमें हर एक जनरेशन के कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स रहे। ठीक है। कुछ ना कुछ बातें रही, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को चेंजेस किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर देखा जाए, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो क्या यूज किया गया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारा सबसे पहले 1942 1956 में डेवलप किया गया, और वैक्यूम ट्यूब्स का टेक्नोलॉजी यूज किया गया, साथ ही साथ मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया फॉर द मेमोरी। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया। वैक्यूम ट्यूब्स आजकल अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है, बट बहुत कम मात्रा में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है, क्योंकि वो हाई हीट जनरेशन होती है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है। और आप लोग देखेंगे कि जितने मोस्टली अप्लायंसेस है, जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, बड़े बड़े करते जो अप्लायंसेस होते हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल होता ही होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बहुत बड़े बड़े थे, और उनके कंपोनेंट्स बड़े भारी थे, उनके कंपोनेंट्स बड़े करते कंपोनेंट्स हैवी थे, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं कर सकते थे। तो वो बहुत लार्ज होते, जैसे अगर सपोज मान लो, तो एक रूम का अगर कैपेसिटी, अगर एक रूम अगर बोला जाए तो 10 और 12 का कहते मिनिमम रूम होता है, तो 120 स्क्वायर फीट का एक ही कहते एक सिस्टम रहता था। ठीक है। उसको मूव ऑन करना बहुत मुश्किल, तो बहुत लार्ज ही मैनर्स के थे।
जिस लार्जली मैंने होने के कारण क्या था, उनकी जो लार्ज साइज होने के कारण क्या था, उनकी हीट कंजप्शन भी बहुत ज्यादा थी। हीट कंजप्शन, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होती थी, इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज्यादा होता था। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उसमें काम करने लायक नहीं होता। और वो ऐसा नहीं है कि कहते आप कंटिन्यूसली चला सकते थे, वो कुछ समय तक ही चला सकते थे। अगर वो ज्यादा देर तक चलते थे तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी कि कहते वो जलने के लिए जल भी सकता था सिस्टम। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, क्रिस 3 या 2 है, उसमें कहते उस सिस्टम को डिजाइन किया वो बड़ा सा सिस्टम होता है, वो एक सिस्टम पूरे एरिया को कवर अप करता है। तो वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें मोस्टली चीजें होती है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज की गई, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया, और इसी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ही बाइनरी डिजिट लैंग्वेज का ही यूज किया गया। बाइनरी डिजिट लैंग्वेज, और बाइनरी डिजिट लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? 0 और 1। 0 और 1। अभी इसको हम एक कंसेप्ट से समझते हैं। आजकल जितने भी अप्लायंसेस है, आजकल क्या, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो बाइनरी डिजिट पे ही वर्क करती है। बाइनरी डिजिट पे ही वर्क करती है। मीन्स, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका अगर स्विच है, आपके घर में अगर स्विच है, स्विच आप जब ऑफ करते हैं तब क्या होता है, लाइट बंद हो जाती है, और जब ऑन करते हैं तो लाइट ऑन, मतलब जल जाता है। तो यही है, जीरो जब करते, जब उसकी पावर्स खत्म हो जाती है, जब चार्जेस नहीं होती है, तो वो उसकी पावर होते हो जाती है जीरो, जिसके कारण क्या है कि वहां पे वो वर्क नहीं करता है। और जब 1 होगा तो इसका मतलब होगा ऑन, मतलब वो वर्क करेगा। तो बाइनरी डिजिट्स का सबसे है कि हर एक अप्लायंसेस में 0 और 1 की, और आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, सारे के सारे वर्क करते हैं किस पे, बाइनरी डिजिट्स पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बेसिकली यही है। ठीक है, इसमें 3 सिस्टम को इन्वेंट किया गया, ENIAC, UNI, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, एंड IBM 701। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, हाँ, बेसिक एक और चीज बताना मैं भूल गया, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था, पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था, और आउटपुट करते प्रिंट आउट फॉर्म्स में होती थी, उस बेस पे होता था। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था, कि जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन में जो हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे ना, उसकी प्लेस पे क्या यूज करने लगे हम, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। उसकी प्लेस पे हम ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। अब ट्रांजिस्टर का यूज कैसे, जैसे कि अब मानो कि, मानो जैसे एक ट्रांजिस्टर किसके बराबर था, 4 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था। तो अगर सपोज मानो कि 1 लाख अगर करते, सॉरी, 1 लाख अगर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो 4 लाख वैक्यूम ट्यूब्स लगते फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से। तो देखा गया कि उससे क्या होगा, साइज, माने साइज जो होगा सिस्टम का वो बड़ा होगा। जो जब उन्हें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर के लगाया गया तो साइज जो हो गए वो कम हो गए। हीट प्रोड्यूस कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कम होने लग गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होने लग गए। तो वो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपको सिंपली याद रखना है कि कहते कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हर चीजों को इम्प्रूव हो गया। और उसमें क्या है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज की गई इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें, हाँ, दो दो सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, जिसका दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, एक है फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबल कॉमर्शियल लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों का यूज किया गया, दोनों को डेवलप किया गया किस जनरेशन कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। और इसमें भी 2 सिस्टम को डेवलप किया गया, IBM 7090 1108। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन। अभी तक क्या था, कि अभी देखा हमने क्या है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया, ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया किससे, इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या किया गया कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या है, किसको रिप्लेस कर दिया गया, ट्रांजिस्टर को। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो एक सिंगल जितने भी जो कि मैंने एक सिंगल सिंगल चिप्स में करते मैंने 10 ट्रांजिस्टर का जो भी डाटा था वो एक सिंगल चिप्स में लेके आ गए।
अब एक चीज है, जो ट्रांजिस्टर या आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट वो बनते किससे हैं? तो दो मेटल्स हैं जिसका नाम है सिलिकॉन एंड जिरेनियम। इन दोनों से ही करते वो चीजें बनती है, और दोनों सिलिकॉन वैली, जो कि करते सिलिकॉन वैली एक प्लेस है, वहां से करते इस चीज का प्रोडक्शन होता है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया इन द प्लेस ऑफ ट्रांसिस्टर, इन द प्लेस ऑफ ट्रांसिस्टर। ठीक है। अब ये कैसा था? कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से तो बहुत अच्छा, बहुत छोटा हो गया, फास्टर हो गया। और करते कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से भी करते वो छोटा हो गया, रिलायबल हो गया, रिलायबल हो गया, हम उसको उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, वैसा वाला सिस्टम बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कि हीट प्रोड्यूसिंग या हो या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस, वो कंपैरिजन्स ऑफ बहुत कम हो गई, जो कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में होती थी। ठीक है। अब इसमें थर्ड जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम को करते स्टार्ट किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को करते बताया गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम का करते उद्घाटन हुआ, जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन हुआ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। और साथ ही साथ जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक्स है, उसका करते स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे कभी भी एक ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन सॉरी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट यूजर्स ने, मतलब कोई भी जो नॉर्मली जो नॉर्मल यूजर्स है, उसने कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि यूज किया गया, वो किस जनरेशन में? तो आपको याद रखना होगा हरदम आईबीएम आईबीएम 360 360 ये पहला कंप्यूटर है जो कि नॉर्मल यूजर इसको यूज कर सकता था, और इसका जो करते थर्ड जनरेशन में आया है। और ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आप एमसीए में की बात करें, एमसीए के बाद अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि करते कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसको सबसे पहले नॉर्मल यूजर्स, जो कि जो साइंटिफिक पर्पज से नहीं, नॉर्मली यूजिंग करने के लिए पर्पज से यूज करें, तो कौन सा सिस्टम पहले डेवलप किया गया जिसका नाम है IBM 360 है, और बाद में PDP-8 आया। ठीक है। तो ये चीज है। अब हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद क्या किया गया, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या, माइक्रो प्रोसेसर ले आया। माइक्रो प्रोसेसर क्या था कि एक सिंगल चिप में मल्टीपल्स एक सिंगल चिप में क्या है कि मल्टीपल इंटीग्रेटेड सर्किट को वो मैंने लगा दिया गया। मतलब कहने का मतलब कि बहुत बड़े 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 सिस्टम थे पहले। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बड़ा सिस्टम था, फिर छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया। अब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर से सिंगल चिप्स में ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स को करते कवर अप कर दिया गया। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया इसमें, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है। अब क्या है इसमें, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सपेंशन किया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, C++, जावा, पाइथन का यूज किया गया। और ये आज के दिन में अगर मैं बात करूं कि हम कौन से जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो स्टिल हम लोग यही बोलेंगे कि हम अभी भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। प्रॉपरली कुछ कुछ सिस्टम्स डेवलप्ड हुए हैं, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हुए हैं, बट बनाए गए हैं, बट उस चीज को बना करते अभी तक पूरी तरह से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर नहीं आया। तो अभी भी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें C++, आपका जावा हो गया, पाइथन का यूज किया गया। साथ ही साथ जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस एंड पर्सनल कंप्यूटर है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस का यूज किया गया, माने इसको डेवलप किया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस क्या होता है, जितने भी ऑडियो फाइल्स है, जितने भी वीडियो फाइल्स है, जितने भी ग्राफिक थिंग्स है आपकी जो सिस्टम में जो चल रही है, वो सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस के द्वारा ही चल रही है। ठीक है। जैसे कि
आप करते, आप कोई भी सिस्टम है तो उसमें आप जब ड्राइवर डालते हो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस वाला ग्राफिक्स ड्राइवर डालते हो। साउंड के लिए, अच्छी साउंड्स के लिए क्या डालते हो? साउंड ड्राइवर डालते हो। या अच्छे वीडियो क्वालिटीज के लिए क्या डालते हो? वीडियो क्वालिटीज डालते हो। अपने गेम खेलने के लिए क्या होता है? ग्राफिक कार्ड्स डालते हो। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है। ये सिस्टम्स और ग्राफिक्स को करते ज्वाइन करे, कनेक्ट करके एक अच्छा इंटरफेस देता है यूजर्स को। ठीक है। इसमें कौन कौन से सिस्टम को किया गया? एक इंटेल, इंटेल 4004 एंड एप्पल मेंटोस एंड आईबीएम पीसी, ये तीन सिस्टम को करते यूज किया गया। ठीक है, बनाया गया, मतलब इस तीन सिस्टम को बनाया गया। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि टोटली एआई पे बेस है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। इसमें तीन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में: एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आप देखोगे कि जितने भी सिस्टम्स है बहुत छोटे 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 होने लग गए हैं। माने एक सिंगल चिप्स में ही करते सारी की सारी चीजें को कवर अप करने लगे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये एक लॉक्स की करते वैल्यूज होती है, लॉक्स के बेस से करते चीजों को सॉल्व की जाती है। ठीक है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो आपके बेसिकली अगर बोला जाए तो आपके माइंडसेट को पढ़ता है और आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपके पास रिप्रेजेंट करता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। ठीक है। इसमें हम तीन चीजें करते हैं। एआई, जो एआई का बेसिकली क्या होता है कि आपको पहले डीप लर्निंग जानना होगा, डीप लर्निंग जानना होगा। फिर आपको उसके बारे में डीप लर्निंग आपने कर लिया, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग होगा और मशीन का यूज करना होगा, फिर आपका एआई करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको भूख लगी है, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, आप भूख लगी है तो आपने क्या किया? सबसे पहले क्या किया आपने? सोचा कि मैं खाऊंगा क्या। दैट इज कॉल्ड, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ। तो वो डीप लर्निंग हुआ। फिर आपने क्या किया कि आपने सोच लिया कि मेरे को बर्गर खाना है या मेरे को पिज्जा खाना है, तो आपने क्या कि डायरेक्टली मोबाइल पे गए और एक प्लेटफॉर्म को ओपन किया। प्लेटफॉर्म जोमेटो या स्विगी का ओपन किया, उसमें आपने सर्च किया, दैट इज मशीन लर्निंग। और जब आपने ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर आपके पास रिसीव हो एंड देन यू हैव ईट, दैट इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। आपकी मन संतुष्टि हो जाना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। माने आपकी माइंडसेट को अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? आपके नीड्स को, कि आपको पसंद क्या था पहले, आपको बर्गर पसंद था, पिज्जा पसंद था, तो आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी ऑर्डर करोगे तो आपको क्या रिप्रेजेंट करके देगा? सेम टू सेम चीजें ही देगा कि आपने लास्ट टाइम ये ऑर्डर किया था, और आपको रिमाइंड कराएगा। और अगर आप ऑर्डर करते भी नहीं है तो आपको, अक्सर आप कोई भी कभी भी इंटरनेट ओपन करेंगे या कुछ भी ब्राउजर ओपन करेंगे, आपके सामने पहले क्या है, उन्हीं का साइड में ऐड दे देगा, ताकि आपका मन वो उस पर डाइवर्ट हो और आप उस चीज को परचेज करें। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फंक्शंस। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड, ठीक है, तो इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो एआई है, एआई टोटली चलते, जो एआई की जो लैंग्वेज है वो दो लैंग्वेज है, प्रोलॉग्स और लिप्स है। दो लैंग्वेज है जो कि प्रोलॉग्स और लिप्स के नाम से जानी जाती हैं। इस दोनों को ही यूज करके एआई फंक्शंस को रन किया जाता है। ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपका स्पीच, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होती है, कि जो आप बोलते हो तो सिस्टम समझता है और उसी को डिलीवर करता है। वही सबसे पहले आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये आपके पास मैंने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन, हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 1956 आया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। लार्ज था, स्लो था, मशीन लैंग्वेज एंड पंच कार्ड का यूज किया, साथ में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया। एक सिस्टम्स के, दो सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जो कि 1956 से लेके 1963 में आया, और वो वैक्यूम ट्यूब्स की प्लेस पे क्या है, ट्रांसिस्टर का यूज करता है। ठीक है। और वो कैसे हो गए, कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कंपैरिजन में वो छोटे हो गए, साथ में छोटे 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 हो गए। मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया गया, मतलब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया। ठीक है। उनकी गलती, जो बाहरी स्ट्रक्चर्स है उसको कन्वर्ट करके थोड़ी सी वाइडली बनाया गया। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया गया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट लेके आया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ले गया इन द, और वो भी किसके जगह रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर की जगह रिप्लेस किया।
और ये जो 365 है, पहला कंप्यूटर है जो कि एक नॉर्मल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए कहा गया, ये सबसे फर्स्ट कंप्यूटर है। ठीक है। और इसमें क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ। फोर्थ जनरेशन में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लेके आया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि एक होता तो वही इंटीग्रेटेड सर्किट, मगर इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिंगल चिप्स में वो सारे के सारे करते, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो एक ही सिंगल चिप्स में कवर अप करने लग गया। ठीक है। मल्टीपल करते इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिंगल चिप में कवर अप करने लगे। जैसे इसमें पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस को डेवलप किया गया, इंटरनेट जो कि आज हम यूज करते हैं डेली, 2 GB 3 GB 4 GB इंटरनेट, वो उस चीज का करते इन्वेंशन कब हुआ है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ C++, जावा, पाइथन, इसका भी डेवलप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही हुआ है। देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टोटली एआई पे बेस्ड था। वो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसमें। उसमें करते रोबोटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, और लोगों के जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग करते अपनी चीजों को परफॉर्म करना, अपनी चीजों को बताना, और उनके अकॉर्डिंग एक थिंग्स बनाना, वो एआई पे बेस बनाया जाता है। ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, एआई को अभी बहुत पढ़ना है एक्चुअली, का प्रॉपर डेफिनेशन इसकी अभी एआई की नहीं आई है। बस इतना कहा जा सकता है कि एआई इज अ सिंपली कहा जाएगा कि एआई क्या है कि एक ह्यूमन नीड्स को पढ़ सकता है, ह्यूमन को पूरा पढ़ सकता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, कि वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या उसके नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, अगला पिछला डिसीजन क्या था, वो सारी की सारी चीजों को कवर अप करेगा। ठीक है। तो ये हमारा जनरेशन किया। अब आगे चल के ये हमारे सिस्टम्स के सारे दिए। देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितने बड़े बड़े होते थे, फिर छोटे हो गए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में यही आईबीएम है, यही आईबीएम 360 है। और ये फिर आपके जो भी है, आप नॉर्मल डेस्कटॉप ले लो, पर्सनल कंप्यूटर ले लो, जो भी है, तो यहाँ पे लैपटॉप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। दो ही कंपोनेंट्स जो कि सारे की सारी चीजों सारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कवर करता है। तो पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम हार्डवेयर तक के पार्ट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर एंड रदर जो बच गए हमारे जो टॉपिक्स, उसको कवर करेंगे। तो ये एक लास्ट इस टॉपिक है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सिंपली अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है। तो ये भी है कि कंप्यूटर के जो सिस्टम्स है, जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर का जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर है। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो क्या है, मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर है। एक माउस क्या है, एक हार्डवेयर। स्पीकर क्या है, एक हार्डवेयर है। स्कैनर क्या है, एक हार्डवेयर है। मदरबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर, जिसको हम लोग इजिली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। ये है हमारा हार्डवेयर। अब हमारा अगला, और हार्डवेयर सबसे पहली बात ये याद रखना, हार्डवेयर ये रन करेगा किसे, यूजर 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 हार्डवेयर का यूज करके अपने यूजर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने जो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है। यही दो कहते यूजर्स अपने दोनों का यूज करके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है यार। ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी तक आपने बहुत जगह पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कितने होते हैं और हार्डवेयर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कितने होते हैं। तो आप सिंपली आपके पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या बताया जाएगा, दो तरह के मतलब हार्डवेयर होते हैं सिंपली। एक सिंपली बोला जाएगा कि करते डिवाइसेस के नाम बता दिए जाएंगे, अदरवाइज कहते सिंपली बताया जाए। ठीक है। तो वैसे अगर करेक्ट मैनर में देखा जाए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दो तरीके से होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर जो कहते हार्डवेयर ही होते हैं, बट वो एक सिस्टम्स के अंदर, जैसे सीपीयू, सीपीयू होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, हम ऊपर से देखते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर क्या लगा होता है, रैम लगा होता है,
उसके अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर सॉलिड ड्राइव होती है, उसके अंदर जितने भी चिप्स होते हैं वो क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, हमारा इंटरनल हार्डवेयर। जो इंटरनली करते एक सिस्टम्स के अंदर हो, वो करते इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होते जिसको हम बाहरी माने हमारी आंख खुले तो सामने पाए, जिसको हम एक छोटी सी बात में बोल सकते हैं। जैसे मॉनिटर को हम सिस्टम को जैसे दिखा रहे मॉनिटर है, ये हमारा हार्डवेयर, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर, इस तरह की चीजें जो है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो कि जिसको करते वो आउटसाइड आउटसाइड रखा जाता है, जिसको इजिली हम देख सकते हैं। इंटरनल में है कि करते एक सिस्टम्स के अंदर एक इनबिल्ट, एक सिस्टम नहीं, एक पार्ट्स के अंदर जो करते इंटरनली कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, वो इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है। अब हम हर एक हार्डवेयर को थोड़ा सा डीपली मेनर्स में पढ़ते हैं। तो हम पहले एक छोटी सी करते चीजें देख लेते हैं कि क्या है इनपुट डिवाइस। पहले तो आप लोगों को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये चीजें याद रखिएगा कि ये एक हार्डवेयर का पार्ट ही है। आप लोगों को मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हार्डवेयर अगर कोई पूछता है कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होंगे, तो आप बोलोगे इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी होता है, बस इतना ही बोलेंगे, यही चीज बोलेंगे। तो वो एक्चुअली में होता यही है, बट उसको करते जो चीजें सामने रहती है उसको हम लोग देखते हैं, जो बैकबोन में काम करती है उसको हम नहीं देख पाते। तो इसी चीज के लिए आपको बैकबोन को भी जानना जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, अगर देखा जाए, अभी यहाँ पे बहुत जल्दी ये कवर करूंगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम कमांड देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसको कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और टच स्क्रीन हो गया, जो भी हमारा मोबाइल फोन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा टच स्क्रीन है, हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन है, वो किस तरह का करते डिवाइस है, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, ना कि हम इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं पहले। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, जो भी हमने इनपुट दिया है उसको करते जो कौन डिस्प्ले करता है और कहाँ पे डिस्प्ले होता है, दैट इज कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस, दैट इज कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर, जो कि आपके जो आपने कमांड दिया है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो आपको सब पता ही होना चाहिए कि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल। ये एक्चुअल में देखा जाए कि ये परफॉर्म करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कंप्यूटर के। अगर अगर सीपीयू ना हो तो हमारा सिस्टम चलने वाला है। ठीक है। हम चलाएंगे क्या। ठीक है। क्योंकि सारा का सारा चीज सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट रहता है। ठीक है। सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और एक और होता है रजिस्ट्रार। ठीक है। जो कि फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है। ठीक है। तो ये चार कंपोनेंट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के होते हैं। अब नीचे आप देखिए, हम इसको धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मेमोरी की बात करें तो दो तरह की मेमोरी बताई गई है। एक प्राइमरी मेमोरी, जो कि करते डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सिस्टम्स से, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी, जो वो मेमोरी जो हम एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि करते अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं, तो वो टेम्परेरी पर्पस के लिए होते हैं, टेम्परेरी पर्पस के डाटा को होल्ड करके रखता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। ठीक है। जैसे कि रैम, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी में गिनते हैं। ठीक है। क्योंकि वो डाटा को कंटिन्यूसली कुछ समय तक के लिए रखता है, देन उसको रिफ्रेश करके खत्म कर देता है। बट वही अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ, तो रोम रोम हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, या फ्लैश ड्राइव हो गया, जो भी हो गया, वो सारे सारे सेकेंडरी। क्योंकि उसमें जो मैं डाटा डालूंगा, तो जब तक मैं खुद डिलीट नहीं करूंगा तब तक वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक फंक्शन रहता है मेमोरी का, एक ये फंक्शन रहता है मेमोरी का। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, आगे चलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है। अब हमने जैसे कि हमने अभी हार्डवेयर, अब हार्डवेयर की धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ना शुरू। ठीक है। हार्डवेयर के टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरनल हार्डवेयर को और एक्सटर्नल हार्डवेयर दोनों को एक साथ कंबाइन करके चलेंगे। ठीक है। तो पहला होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है कि मदरबोर्ड
के बिना सिस्टम चलना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है। ठीक है। तो क्यों क्यों नामुमकिन है? क्योंकि ये एक मेन प्रिंटेड सर्किट होता है, क्योंकि मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और इसी में सारे के सारे चीजों को इनबिल्ट किया जाता है। इनमें सारे के सारे चीजों को डिजाइन किया जाता है कि कहाँ पे रैम लगेगा, कहाँ पे सॉकेट लगेगा, कहाँ पे सीपीयू फैन रहेगा, कहाँ पे हीट जनरेशन रहेगा, कहाँ पे आपका साटा केबल्स का यूज किया जाएगा, कहाँ पे आपकी कनेक्टर्स यूज होंगे। उस सारे की सारी चीजों को करते एक मेन प्रिंटेड सर्किट में, सर्किट बोर्ड में ही करते डिजाइन किया जाता है। तो मदरबोर्ड क्या होता है? एक सिंगल सा करते मदरबोर्ड है क्या, एक प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, और इसी को कहते हैं बैकबोन ऑफ द, बैकबोन इसको क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ द कनेक्ट। और कंप्यूटर सिस्टम को बैकबोन भी बोल दीजिए, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसके बिना ना आप कम्युनिकेट पर कर पाएंगे, ना कनेक्ट कर पाएंगे इसके बिना। तो मदरबोर्ड क्या है? एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, और ये एक्ट करता है बैकबोन, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर का करते हुए करता है, माने एक्टिंग करता है कि मैं बैकबोन हूँ, मैं आप कि आप जो करेंगे मैं आपके आपकी सपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो वो कनेक्ट करने में भी सपोर्ट करता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन करने में डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर से, विद सॉफ्टवेयर से भी। ठीक है। तो ये मदरबोर्ड की बात है। ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि करते, देखो यहाँ पे ये सीपीयू सॉकेट्स है, सीपीयू सॉकेट्स का है। फिर आप यहाँ पे मेमोरी स्लॉट का देख लेंगे कि करते आपके मेमोरी स्लॉट्स कैसे हैं। यहाँ पे आपके पैनल्स होंगे जो कि करते आप कनेक्टर्स होंगे, ये वीजीआईस हो गया, एचडीएमआई हो गया। ठीक है। आपके यूएसबी पोर्ट्स हो गए, इंटरनेट कनेक्टर्स हो गए। तो सारी की सारी चीजें एक ही, ये पूरा एक पूरा सिंगल चिप्स में, इस पूरे सिंगल प्लेट्स में, जो प्रिंटेड प्लेट्स है उसमें सारे की सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है, सर्किट बनाया जाता है ताकि वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस की ओर। दूसरा हार्डवेयर डिवाइस का नाम है, एक का नाम है कीबोर्ड एंड दूसरे का नाम है माउस। ठीक है। कीबोर्ड, बेसिकली कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के जो फाउंडर है क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स, इन्होंने क्या, एक कीबोर्ड इन्वेंट किया जिसका नाम है क्वाइट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाइट्री। ठीक है। क्वाट्री, जिसको हम लोग पहले हम थे, तो आज तो आप लोग टच स्क्रीन यूज करते हैं, पहले क्या है, क्वाटी कीबोर्ड, कीबोर्ड के मोबाइल था। और ब्लैकबेरी ने फर्स्ट क्वाटी कीबोर्ड का मोबाइल फोन निकाला था। ठीक है। और उस समय में सबसे ज्यादा, अगर हाई सिक्योरिटी 2010-11 की बात बता रहा हूँ, अगर हाई सिक्योरिटी अगर कोई मोबाइल हुआ करती थी तो सिर्फ ब्लैकबेरी के होते थे। उसमें एक कोई डाटा कोई यहाँ से वहां तक ट्रांसफर नहीं कर पा सकता था, इतनी हाई सिक्योरिटी और इतनी चीजें थी ब्लैकबेरी में। ठीक है। तो वो चीज, तो कीबोर्ड के जो संस्थापक हैं, जो कीबोर्ड को बनाने वाले हैं, क्रिस्टोफियर लैंथम सोल्स विद सैम्यूल सोल एंड कार्लोस गिल्टन ने। ठीक है। इन तीनों ने मिल करके एक चीज को, बट आप कभी भी बुक्स में देखेंगे तो क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स का ही नाम लिखा जाता है। ठीक है। अब बेसिकली कीबोर्ड्स में हम क्या है, कीबोर्ड्स बहुत तरीके से होते हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। कीबोर्ड्स में अगर देखा जाता है तो क्वाटी कीबोर्ड्स को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। लोग गेम गेम के लिए गेमिंग कीबोर्ड्स लेते हैं, कोई जो करते, कोई मैकेनिकल पार्ट्स का, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो कीबोर्ड्स आती हैं उसका यूज करते हैं। तो बहुत सारे कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अवेलेबल है। ठीक है। बट फंक्शंस उनके उसी तरह से होते हैं। तो आज हम हम कीबोर्ड के बारे में बेसिकली कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है। क्वाची कीबोर्ड, अब ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहेंगे, स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है। अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड का मतलब क्या है इसमें? स्टैंडर्ड कीबोर्ड, आप सबसे पहले याद रखना कि आपके स्टैंडर्ड कीज कितने होते हैं एक कीबोर्ड में। तो आपका आंसर होना चाहिए 101, 104 कीज होते हैं एक कीबोर्ड के अंदर। अब इसमें फंक्शंस की कितने होते हैं? फंक्शंस की तो आप लोगों को याद रखना 13 होते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं, F1 से लेके F12 तक। बट स्केप्स को हम छोड़ नहीं सकते। स्केप सबसे पावरफुल की कहलाता है कि स्केप
ये पावरफुल की क्यों कहलाता है कि कोई भी फंक्शन आप कर रहे हैं और उसको बंद करना है तो सिंपल एस्केप की दबा दीजिए, सारा फंक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, वो फंक्शन ही बंद हो जाएगा। वो जो काम कर रहा होगा चाहे कितना भी 99% तक हो गया हो, मगर अगर इसके बटन दब गया तो वो बंद हो जाएगा। तो फंक्शंस की टोटल टोटल आपके 13 होते हैं, F1 से लेके F12 तक। और साथ में ये स्केप की होता है, 13 हो गए। इसके बाद आपके पास अल्फाबेटिक्स कीज होती हैं। अल्फाबेटिक्स कीज कितने होते हैं बताओ? अल्फाबेटिक्स की, एक्चुअली मेरा कर्सर भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है। अल्फाबेटिक्स की कितना होता है? अल्फाबेटिक्स की टोटल आते होते हैं 26। ठीक है, अल्फाबेटिक्स की 26 होते हैं। फिर हमारे नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, नंबर्स की कितने होते हैं? नंबर की कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 10। और एक नम लॉक होते हैं जिसको हम नम लॉक बोलते हैं, वो होते हैं एक। ठीक है। नेविगेशंस की कितने होते हैं? नेविगेशंस की 4 होते हैं। तो ये मोटा मोटी है। अब हमारे पास स्पेशल्स की होगी। स्पेशल्स की हो गए। स्पेशल्स की कैसे हो गए? टोगल्स की हो गया, टोगल्स की हो गया मतलब हम टैब कीज बोल देंगे, कैप्स लॉक बोल देंगे, स्पेस बार बोल देंगे, ऑल्ट बोल देंगे, कंट्रोल्स बोल देंगे। तो ये क्या है? स्पेशल्स कीज है। साथ में साथ स्पेशल के साथ सिंबल्स की, सिंबल्स की करते कितने होते हैं? वो भी 14 से 15 तक होते हैं। अब स्पेशल्स की का क्यों मैं पर्टिकुलरली काउंट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। जैसे मेरे सिस्टम में करते स्पेस बार के 3 बटन है, 3 बटन है, जो कि एक छोटे से छोटे छोटे फंक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, मैंने छोटा छोटा करते अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ज्यादा स्पेस ना लेकर के छोटे छोटे जगह पे दिया गया। कंट्रोल के 2 हैं, स्पेस बार भी, सॉरी शिफ्ट भी 2 है, टैब एक है का आपके। फिर आपका अगला बटन हो गया जैसे कैप्स लॉक है, वो भी एक है। तो इस तरह के एंटर, दो एंटर मेरे पास, मेरे सिस्टम में 3 एंटर कीज है। तो कहने का मतलब है कि वो स्पेशल की के करते कुछ सिस्टम पे, हर मैंने सिस्टम सिस्टम पे डिपेंड करता है, कीबोर्ड कीबोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड्स के बारे में हो गई। ठीक है, अब हम माउस के बारे में आते हैं। माउस को का इन्वेंशन करते डॉगलेस एंजल बट ने किया। माउस का इन्वेंशन किसने किया? डॉगलेस एंजल बट ने किया। ठीक है। अब माउस, माउस को क्या है? माउस में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो है, ये याद रखना, ये दोनों जो है, ये दोनों आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ से आपको कमांड दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा और वही आपको रिप्रेजेंट होगा। यहाँ से इनके थ्रू आपको करते कमांड देना पड़ेगा। तो माउस का किसने इन्वेंट किया है? डॉगलस एंजल बर्ट ने किया है, और ये स्टैंडरफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं माउस के बारे में। माउस के बारे में अगर देखा जाए तो माउस के टाइप्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स के बारे में। अ, 3 तरह के माउस होते हैं, जिसमें हम बोलेंगे 2 बटन माउस, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस, 3 बटन माउस, एंड ऑप्टिकल फाइबर माउस और ऑप्टिकल माउस। याद रखना, मैंने ये क्यों बताया, ये टाइप्स ऑफ माउस क्यों इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि बेसिकली इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, जो कि करते आज की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें यूज हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये बताना सही समझता हूँ। तो टाइप्स ऑफ माउस, तो 2 बटन माउस क्या था? 2 बटन माउस में लेफ्ट बटन था, लेफ्ट बटन था और राइट बटन था। ठीक है, राइट बटन था, मतलब सिंपल है ऐसे, ये आपका हो गया, ये आपका लेफ्ट और ये राइट। ठीक है। 3 बटन माउस में सिंपल ये हो गया, एक लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में कर्सर। ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर में भी करते 2 बटन, लेफ्ट एंड राइट और बीच में कर्सर। तो आप बोलोगे क्या डिफरेंस है? सब में तो वही चीज है, बस एक में ही है, सेकंड 2 बटन माउस वाले में ही 2 बटन नहीं। अब ये कि ये जो है, ये 2 बटन माउस और 3 बटन माउस, ये आपके क्यूबिकल, क्यूबिकल नॉट क्यूबिकल, सॉरी क्यूबिकल, स्पेयर शेप के चीजों पे ही रन करता है। स्पेयर शेप के जो थिंग्स होते थे उस पे वो काम करता है। मतलब कहने का मतलब कि बॉल्स होते थे उसके अंदर, स्पेयर बॉल्स होते थे। वो जिस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, उस डायरेक्शन में ये वर्क करते थे। सपोज मेरा ये माउस मैं इधर मूव करना चाहता हूँ, मगर ये जो है यहाँ पे जो इसके इनसाइड जो डाउन में बॉल लगा हुआ है, स्पेयर बॉल लगा हुआ है, अगर मैं इसको करते ये मूव इस साइड कर रहा है तो मेरा कर्सर भी इस साइड मूव होगा, ना कि मैं जहाँ पे करना चाह रहा हूँ।
तो 2 बटन माउस और 3 बटन माउस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जो बॉल्स थे, जिस जगह मूव करना चाह रहे थे, बॉक्स का एक तो बॉल्स का मैंने जब नए नए खरीदते थे तो वो माउस बहुत अच्छा चलता था, बट धीरे धीरे क्या है उस माउस की करते जो सरफेस है वो घिस जाती थी और वो ढीली रहती थी, तो बॉल कहीं भी अपनी तरीके से जब हम कहीं और मूव करने जा रहे हैं वो कहीं और मूव होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा 2 बटन और 3 बटन माउस में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो उसी को चेंज करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर माउस लाया गया। ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहली बात है कि ऑप्टिकल फाइबर, आज के दिन में आप लोग सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और इंटरनेट यूज करते हैं, और इंटरनेट इतनी आपको अब बहुत ज्यादा स्पीड, 5G स्पीड आ रही है, तो 5G स्पीड कहाँ से आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा आ रही है। किसके द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा आ रही है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये जो माउस होता है, जो कि आज हम माउस यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर माउस यूज कर रहे हैं, ये लाइट पे बेस होता है। लाइट पे बेस होता है, और लाइट हरदम सेंट्रिक पॉइंट बना करके चलता है। जब सेंट्रिक पॉइंट, जहां पे सेंटर बनता है, जिस जिस वे में करते मूव, जो सेंटर बनता जाता है, मूवमेंट होती जाती है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लाइट, मैंने ये मेरा माउस है और मेरी लाइट ये सेंट्रिक पॉइंट बन रहा है और मैं इसको सीधा ले जा रहा हूँ, तो ये सीधा ही मूव करेगा, क्योंकि लाइट की करते कोई लाइट एक डायरेक्टली पड़ रही है एक सेंटर पर, तो जहां जहां सेंटर पड़ेगा वहां पे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर माउस क्या था, ऑप्टिकल फाइबर जो कि लाइट पे बेस है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस मतलब ये दोनों कहते हैं लाइट पे काम करेगा। ये केबल का नाम है और ये फाइबर का नाम, वो माउस का नाम है। ये लाइट पे बेस करेगा। लाइट की स्पीड क्या होती है, अगर लाइट की स्पीड होगी तो 10⁻³ × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकंड होती है। अब सोचो कि कहते जब इतनी की स्पीड है तो कितना फास्ट चलेगा। ठीक है, तो ये तो लाइट की स्पीड होगी। मगर जब ऑप्टिकल फाइबर में जब होती है, तो ऑप्टिकल फाइबर में कभी भी वायर नहीं होती है। इसमें क्या होता है, आपके फाइबर होते हैं और गिलास होते हैं, गिलास। ठीक है, और ये फाइबर 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक करते, 45 डिग्री तक करते बेंड होता है। सिर्फ 45 डिग्री, अगर उससे ज्यादा बेंड करेंगे तो टूट जाएगा, फिर वो नहीं। और सबसे एक जो साइंटिफिक रीजंस की बात है कि कभी भी लाइट जो है गिलास पे ज्यादा करते, गिलास हो या फाइबर पे हो, उस पर ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जितनी तेजी से वो रिफ्लेक्ट करता है, उसके दुगनी तेजी से करते वो फेंकता है। ये जो भी है, जो भी जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये दो चीजों पे वर्क करता है। याद रखना, ये आप अपने पेपर में लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपके किस किस पे काम करता है, ये काम करता है आपके लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। मतलब लॉ ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका करते जितनी डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, उतने ही डिग्री का एंगल उसको रिफ्लेक्शन, और जितनी स्पीड से बना रहा होगा उससे ये उतनी ही स्पीड से वो रिवर्ट बैक करेगा। ये याद रखना। तो लेंगल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल और ऑप्टिकल फाइबर माउस। ऑप्टिकल फाइबर माउस तो सिंपली एक चीज है, वो सेंट्रिक पॉइंट को ढूंढता है और सेंट्रिक पॉइंट्स के मूवमेंट्स के हिसाब से वो अपने आप को डालता है। जहां पे लाइट वो करते अपना सेंट्रिक पॉइंट खोया, वहां पे चीजें आप नहीं चलना बंद हो जाता है। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप कभी जब माउस आपके डेस्कटॉप मतलब आपके टेबल पे पड़ी है तब मूव करोगे तो इजिली मूव होगा। जब आप उसको उठा दोगे तो देखोगे नीचे कैसे उससे लाइट पड़ रही है और वो सेंटर पॉइंट नहीं बना रही, तो वो मूव करोगे तो वो मूवमेंट नहीं होगी। तो यही चीज है कि ऑप्टिकल फाइबर जो माउस है वो सेंटर पॉइंट ढूंढता है और वो लाइट पे वर्क करता है। और इन तीनों के जो संस्थापक है वो हमारे डॉगलस एंजेलबर्ग। ठीक है, तो ये हमारा कीबोर्ड और माउस हुआ। अब हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, मॉनिटर की बात। मॉनिटर, मॉनिटर को एक्चुअली में देखा जाए तो मॉनिटर को कहते किसी ने इन्वेंशन नहीं किया है, बट मॉनिटर का जो कंसेप्ट है कार्ल फर्डिनेंड बैरन ने दिया है 1897 में। ठीक है, उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया, उसी कंसेप्ट को जापानीज जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उन्होंने यूज करके हमारे टीवी और मॉनिटर टाइप की चीजें बनाई हैं। ठीक है, तो इसके
मॉनिटर। तो तीन तरह के मॉनिटर्स होते हैं हमारे पास जो अवेलेबल्स होते हैं, तीन तरह के, बेसिकली तीन तरह के होते हैं, बट वैसे तो पांच तरीके से कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो हमारी ओ एल ई डी पे आ गई है, 4K पे आ गई है, अल्ट्रा वायलेट्स पे आ गई है। ठीक है, तो वो चीजें टाइप्स ऑफ मॉनिटर के अंदर ही आती है। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर तीन तरीके से होती है। पहला होता है आपको कैथोड रे ट्यूब्स, जो कि कहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स बीम्स पे काम करता है। एलसीडी आपका लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन पे काम, मतलब टू लेयर्स, दो लेयर्स होते हैं, एक गिलास के लेयर से, मतलब दोनों दो गिलास की लेयर होती है, और दोनों गिलास के लेयर्स में जो लिक्विड फॉर्म्स होता है वो फंक्शंस करता है, और आपके पास डिस्प्ले करता है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, और एक हो गया लाइटिंग इमिटिंग डायोड्स हो गए, ये कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट पे काम करता है। अब देखते हैं कि कैथोड रे जो ये सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम होता था। अब लोगों को पता होगा कि पहले के जो सिस्टम होते थे, पहले आगे से स्क्रीन था और पीछे से इतना डब्बा सा होता था। तो ये क्या था, ये कहते फर्स्ट, ये कैथोड रे वाला स्क्रीन था। आज के में कि फ्लैट आ गए, सिस्टम फ्लैट आ चुके हैं, बहुत पतले आ गए फ्लैट। ठीक है, अब पहले हम इसकी बात करते थे, ये इलेक्ट्रॉन्स बीम्स पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों को पता होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहते कोई भी वायर से, कोई भी वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव तब तक नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक उस पे चार्ज नहीं बैठा हो, जब तक, क्योंकि आपके जो वायर्स में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स हरदम माइनस से रिप्रेजेंट होता है, और प्रोटॉन्स हरदम क्या है, प्लस से रिप्रेजेंट होता है। तो जब हमारी कोई भी, जब तक कहते वायर्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब तक कहते कोई भी चार्जेस, कोई भी चीजें नहीं उस पर फोर्सफुली नहीं दी जाती है, तब तक वो मूवमेंट नहीं करता है, और वो इधर उधर, और जब उस पर चार्जेस दी जाती है तो वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक बीम्स वही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बीम्स में क्या था कि जब तक वो चार्ज नहीं थे तो कहते जो इसके जो बीम से एक पावर, एक एक सेंट्रिक पॉइंट्स बनाया जाता था, और यहाँ से ये पूरा अपने आप को डिस्प्ले करता था, ऐसे करके एक चीजें डिस्प्ले करता था, और वो हमारी स्क्रीन पे आता था। यहाँ से आपकी कहते इलेक्ट्रॉन्स आए, इस पॉइंट्स पे लगा, और फिर आपको ये डिस्प्ले हुआ, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स बीम्स में काम होता था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या था, ये सिंपल ही है। अगर मैं एक जनरल भाषा में बात करूं, एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल ही एक है कि जो एलसीडी होता है, एलसीडी को आप टिल 90 डिग्री, 90 डिग्री तक आपको अच्छी दिखेगी, और धीरे 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 जैसे आप मूव ऑन करोगे, माने आप चाहे इस साइड मूव ऑन करो या इस साइड मूव करो, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, आपको थोड़ी सी ब्लैक 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 कलर करते आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, वो एलसीडी हो गया। और एलईडी क्या होता है कि आप चाहे 90 डिग्री से देखिए या 180 डिग्री से देखिए, आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। वही आपका कहते लिक्विड क्रिस्टल लाइट इमिटिंग डायोड्स हो गया, और वही आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। क्लैरिटी में थोड़ी सी चेंजेस हुई है, और दोनों सिस्टम, दोनों आजकल फ्लैट ही आते हैं। इन दो इसी का करते हैं एक एडवांस वर्जन आ चुका है। एडवांस वर्जन क्या होता है, ओ एल ई डी होता है। ठीक है, ओ एल ई डी कहते हैं एडवांस लेवल है। और दूसरा है 4K, जो कि सोनी, जो सोनी ब्रांड है जो कि फेमस है, कहते 4K जो टीवी निकाले, इसमें अल्ट्रा करते क्लियरिटी दिखाई जाती है। मैंने पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा, बट उसमें देखते कि कहते जो हम देख रहे हैं, हमें लगेगा कि हम उसके सामने ही है, वहीं पे प्रेजेंट अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड 4K सिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप्स है हार्डवेयर का, वो है प्रिंटर। प्रिंटर को फाउंड कि चार्ल्स बाबेज, जो प्रिंटर का फाउंड, जो कि मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड इनपुट्स में, इनपुट डालने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था, और आउटपुट करते जनरेट करने के लिए किसका यूज होता था, प्रिंट आउट का यूज होता था। तो उस समय में जो प्रिंटर का जो कंसेप्ट लाया गया, वो चार्ल्स बाबेज द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, अब मेरा कर्सर किधर है, हाँ, चार्ल्स बाबेज द्वारा लाया गया, और चेस्टर क्रेजन द्वारा करते इसको इन्वेंट किया गया। ठीक है, ये प्रिंटर का करते कंसेप्ट है। ठीक है, अब प्रिंटर, बेसिकली प्रिंटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है, और ये जो भी करते हमने इनपुट डाला होता है उसको हम प्रिंट आउट करते हैं, उसको हम फिजिकल फॉर्म्स में, मैंने हार्ड कॉपी में लाना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं।
दो तरह के प्रिंट, बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम्म, अगर सॉरी अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंट होता है। जो इम्पैक्ट करता है, जो डायरेक्टली सिस्टम पे माने पेपर पे इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या हुआ, ये नहीं हुआ कि किस पे इम्पैक्ट करेगा, किसी चीज पे नहीं। इम्पैक्ट उस पे करता है, पेपर पे इम्पैक्ट करता है, कि अगर मैं कोई भी कोड डाल रहा हूँ, कोई भी चीज टाइप हो रही है, तो उसका उसका जो प्रेशर है वो पेपर पे पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसका करते किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सिंपली वो प्रिंट आउट होकर के आउट आम सामने आ जाता है। ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे एक करेक्टर प्रिंटर आ गई, करेक्टर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीबल प्रिंटर हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये डीपीआई से करते मेजर होता है, याद रखना कि जो कि डीपीआई से मेजर होता है इनकी स्पीड। जिसमें क्या है कि जो डिजिट ये कहा जाएगा कि इनसे क्या कहते हैं, ये बताया जाएगा ये कि एक पर मिनट में पर सॉरी पर मिनट में कितने डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने डॉट्स को करते वो बना रहा है, उसी को डॉट प्रिंटेड बोलते हैं। इस एक्चुअली में डेफिनेशन इसका वो सॉरी इसका फुल फॉर्म भूल गए, डीपीआई से मेजर होता है। ठीक है। सो करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर की ये करेक्टर को डालते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे टाइपराइटर, टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर, टाइपराइटर में हम ए लिखते हैं तो फट से दबाता है तो ए कर जाए, तो उस पे क्या होता है, पेपर देखना, पेपर पे प्रेशर डलता है, वो क्या हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर, उसे उसी तरीके से डेजी व्हील प्रिंटर वो भी कहते हैं, एक मतलब जो कि माने सिर्फ करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और आपको बस इतना इसमें जानने की कोशिश करना है कि ये सारे हैं, ये आपके करेक्टर को ही करते प्रेजेंट करते हैं, बाकी चीजें को प्रेजेंट नहीं करते। मतलब आप अगर करते कुछ ABCDEFG जो भी चीज लिखना चाहते हैं, या कोई अल्फाबेटिक चीजें वो लिखना चाहते हैं, तो वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। मगर अगर कोई डायग्राम या कोई चीजें हैं वो करना चाहते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, और थर्मल प्रिंटर हो गया। आजकल समय में कहते थर्मल प्रिंटर ये सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कहलाता है। ये लेजर के थ्रू पे, मतलब इस पे क्या है कि जो वर्ड्स को आपने टाइप करना होता है वो आप डालते हैं, वो अपनी लाइट्स को करते उस पे छोड़ता है, और जिस लाइट पे वो छोड़ता है वो वहां पे प्रिंट होकर के आ जाता है। ये और इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है, ये इंक उसमें उस प्रिंटर में इंक भरा जाता है, और जी जो अपने टाइप का जो प्रिंटिंग होना होगा तो वो अपने ऑटोमेटिक वो लेता है और उसको वहां पे एक छाप छोड़ता जाता है पेपर पे। इंकजेट प्रिंट हो गया। उसके अलावा हमारे पास आजकल देखोगे कि 3D प्रिंटिंग आ गया, हमारे कप प्रिंटिंग हो जाती है, टी शर्ट प्रिंटिंग हो जाती है, अदर थिंग्स प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ गया है। ठीक है। तो ये प्रिंटर कहलाया। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रैम। रैम जो कि कहते हैं हमारा किस में आता है, आप लोगों को पता है कि हमारा ये किस में आता है, ये हमारे हार्ड हार्ड डिस्क में आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। और ये इसमें जो डाटा होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है। ठीक है, टेम्परेली स्टोर होता है। देखिए सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पहले ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं कि एक तो ये डाटा को क्या है, टेम्परेली पर्पज से, टेम्परेली वे से करके स्टोर करके रखता है, टेम्परेली मैंने टाइम्स के लिए स्टोर करके रखता है। उसके बाद क्या है कि इसको वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है कि जब अगर मान लो आप काम कर रहे हो, अचानक काम करते करते लाइट चली गई और आपका सिस्टम बंद हो गया, तो जो भी डाटा आपने काम किया होगा वो सेव नहीं होगा, वो टोटली इरेज हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पे लिखा भी होगा, इट इज अ टाइप ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर द डाटा दैट सीपीयू नीड टू एक्सेस क्विकली, तुरंत। सीपीयू क्योंकि वो उसको कहते हैं तुरंत जो काम कर रहे हो, जो अभी काम कर रहे हो करेंटली में, उसको ही उसी का फाइल टेम्परेरी फाइल्स स्टोर करता है वहां पे। ठीक है। बाकी चीज हाँ, बाकी जब है कि कहते
धीरे धीरे करते वर्क करती है। मतलब आप सिंपली याद रखिए कि जैसे लाइट चली गई या कोई भी फंक्शन, तो आपके सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सेस। जो भी आपके टेम्परेरी फाइल्स में भी स्टोर होगा वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब इसमें क्या है, एक मेमोरी मेमोरी हायरार्की भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेमोरी हायरार्की, उसमें क्या होता है कि इसमें ये बताएंगे कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। चलो मैं बता ही देता हूँ। अगर मैं फास्टेस्ट मेमोरी की, मेमोरी हायरार्की होता है, ठीक है, मेमोरी हायरार्की, ठीक है, मेमोरी हायरार्की, तो इसमें बताया जाएगा कि कौन सबसे फास्टेस्ट है और किस वे से प्रोसेस। तो सबसे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई चीज़ फास्टर है तो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार के बाद क्या आता है, कैचे मेमोरी आता है। ठीक है, कैचे मेमोरी के बाद क्या आता है, रजिस्ट्रार के बाद कैचे आता है। कैचे के बाद क्या आता है, अगर देखा जाए, अगर, तो रैम आता है। और रैम के बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आता है, जिसमें आप एसडीडी और एसडीडी भी बोल सकते हैं। तो ये मेमोरी हैराकी है कि ये सबसे फास्टेस्ट कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सिस्टम सबसे कौन सा मतलब कौन सा हार्डवेयर है जो कि सबसे फास्टेस्ट चलता है, तो रजिस्टर आपको बोलना है। फिर उसके बाद कैचे बोलना है, फिर उसके बाद रैम बोलना है, और फिर उसके बाद सेकेंडरी डिवाइस बोलना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो रैम हमारा थर्ड नंबर पे आता है आफ्टर कैचे, फास्टेस्ट में। ठीक है, तो अब रैम के बारे में हमने बात की। तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और जिसमें हम लोग टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। आप लोग अक्सर देखेंगे कि कहते हैं 8 GB रैम, 4 GB रैम, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो वो चीजें को करते ध्यान में रखना होता है कि वो स्पीड्स को करते डिफाइन आउट करता है। ठीक है, अब एस इसके दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम्स और डायनेमिक रैम्स। वैसे तो करते इसको सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम्स को भी करते अलग से आजकल देखा जा रहा है, बट के इसके एक्चुअल में क्या है कि दो ही प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अगर इसको अगर समझना है तो आप सिंपली से याद रखें। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम में क्या है, जो भी फाइल्स है, जो कि हम लोग जो भी फाइल्स हमारा टेम्परेरी फाइल जो स्टोर हो रहा है, उसको करते उसको हमें कंटिन्यूसली स्टोर क्लीन अप करना जरूरी है। मतलब रिफ्रेश करना जरूरी है, और ये अगर रिफ्रेश नहीं होता है तो वो फाइल्स आपके सिस्टम को हैंग करना है। आपका सिस्टम हैंग होने लग जाता है, वो डायनेमिक रैम के कारण हैंग होने, उसमें डाटा स्टोर 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 हो जाता है, आप रिफ्रेश नहीं कर पाते हो, तो वो बढ़ते जाता है और वो बर्डन महसूस करता है सिस्टम। ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि स्टोर डाटा तो यूजिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूज करके नीड टू कंटिन्यूसली refresh the refreshed as the charge in the capacitor leak over the time, the dynamic slower than the cheaper on the RAM। देखो, सिंपली ये पूरी भाषा में वही चीजें लिखी गई है कि जो कि मैंने आपको बताई कि डायनेमिक रैम क्या होता है कि कैपेसिटर का यूज करके, वो कैपेसिटर मैंने कैपेसिटर को तो छोड़ ही दो। डायनेमिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम वो रैम होता है जिसके अंदर हम टेम्परेरी फाइल्स जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है। ठीक है, और उसे कंटिन्यूसली क्लीन अप करने की जरूरत है, मीन्स कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। अगर हम रिफ्रेश ना करें तो हमारा सिस्टम हैंग और हमारे सिस्टम वर्क करने में डिफिकल्टी पैदा करेगा। ठीक है, इसके क्या है कि ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, अगर देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक में क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, स्लोवर है, रिक्वायर्ड कांस्टेंट रिफ्रेशिंग मेंटेनेंस और कंज्यूम। मैंने, अब भैया कंटिन्यूसली रिफ्रेश मांग रहा है तो गलती, एक्सपेंसिव भी कम होगा, स्लोवर भी, जो भी है। ठीक है, अब स्टैटिक रैम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टोर करता है डाटा को फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जहाँ पे एक हम जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक रैम्स क्या है कि स्टोर करता है जो भी डाटा को उसको स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप में, विच मीन्स इट इज ए रिटेन दैट डाटा इन द लॉन्ग इट हैज द पावर। मतलब कब तक रहेगा वो, जो भी डाटा है। अभी क्या डायनेमिक रैम में कब तक था, डायनेमिक रैम में जब हमें कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ा था और वो डाटा क्लीन अप होते जा रहा था। मगर इसमें क्या है, स्टैटिक रैम में जो डाटा हम डालेंगे तब तक रहेगा जब तक हमारा सिस्टम ऑफ ना हो। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है एस रैम का। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ इट इज अ मच फास्टर देन डी रैम एंड मोर एक्सपेंसिव द कंज्यूमर। अब देखो सिंपली है कि अगर आपसे अब मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, एक सिंगल लाइन में बोलता हूँ, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम आपका रिफ्रेश करने की जरूरत है, मैंने याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ कि रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है कंटिन्यूसली।
अगर रिफ्रेश ना करे तो हमारा सिस्टम हैंग होगा। और स्टैटिक रैम्स क्या होता है, ये रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तब तक डाटा को स्टोर करके रखता है जब तक हमारा सिस्टम बंद ना हो। तो वो हमारा स्टैटिक रैम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में कुछ टाइप्स के डी रैम्स हैं, डायनेमिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, कुछ डायनेमिक एक्सेस मेमोरी है। अब जैसे कि एस रैम, मैंने बताया कि सिंक्रोनाइज सिस्टम्स होते हैं जो कि क्लॉक बेस पे होता है। द सिस्टम इज क्लॉक मेकिंग द फास्टर और मोर इफिशिएंट देन द अर्लियर टाइप ऑफ डी रैम। ठीक है, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के पार्ट्स है। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल है कि कहते हैं ये जो भी क्लॉक बेसिस पे काम करता है और मेकिंग द माने जो भी है कि फास्टर प्रोसेस करता है कंपैरिजन ऑफ पुराने वाले सिस्टम के अनुसार। अब हम आ जाते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके सिस्टम। जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा डीडीआर लें, कौन सा डीडीआर ले, जो कि अरे हमारे कौन से डीडीआर हमारे सिस्टम में उपलब्ध है। ठीक है, तो DDR1 अब नहीं आता है। DDR1 आता भी होगा तो बहुत बहुत ही मतलब जो 8-10 हजार में जो सिस्टम्स आ गए हैं उसमें डाल करके दे दिए, जिसको जो नॉलेज नहीं होगी वो तो जाएगा उसमें। तो ठीक है, पहले DDR को हम समझ लेते हैं कि ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है पर क्लॉक साइकिल के हिसाब से। ठीक है, पर क्लॉक साइकिल के हिसाब से डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो DRAM 1 आया, DRAM 2, DRAM 3, DRAM 4, DRAM 5। DRAM 5 आजकल के जो कि गेमिंग लैपटॉप्स हैं उसमें आता है। इसमें बहुत ज्यादा स्पीड्स होती है, इफिशिएंसी होती है, और सबसे बड़ी होता है इसमें हैंग होने की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये डाटा को ट्रांसफर इतनी फास्टली करता है कि पता भी नहीं चलता कि कब डाटा ट्रांसफर हो गया। DDR2 में क्या है कि थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो गई है, DDR 3 में थोड़ी सी चीजें आ गई हैं, मैंने थोड़े थोड़े एडवांस लेवल पे ही चीजें अपडेट हो गई हैं। और आज अगर कभी भी आप खरीदने जाएं, अगर लैपटॉप अगर आप 40 से 50 थाउजेंड के करीब आप कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आप हरदम देख लें DDR 4 होना चाहिए कम से कम। DDR 3 का मत लीजिएगा, DDR 2 का तो लेना ही नहीं है, DDR 1 का लेना ही नहीं है। DDR 4 की कैपेसिटी वाला ही लीजिएगा ताकि आपका जो सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। मगर अगर मेरे से पूछे कि अगर आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट लैपटॉप है आपके 35 से 45 थाउजेंड के बीच में, तो मैं आपको HP का कहते एक मॉडल जो कि मैंने 68 थाउजेंड में लिया था, आज उसका कॉस्ट 43 थाउजेंड के करीब है, और वो आज तक हैंग नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है, जबकि मेरा पूरा डेस्कटॉप भरा रहता है। ठीक है, तो उसमें DDR 4 है। मैंने कोई अपग्रेडेशन नहीं कराया, कोई अपग्रेडेशन नहीं करा, और आप लोग जितनी अपग्रेडेशन कराने की कोशिश करते हो उसी में आप डिफिकल्टी करते हो। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हम हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि है नेक्स्ट हार्ड ड्राइव का। हार्ड डिस्क क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क क्या है कि कैपेसिटी, मतलब बेसिकली हार्ड डिस्क एक ड्राइव होती है। जैसे कि आपने कभी हार्ड डिस्क देखी होगी तो वो ग्रामाफोन कैसे होता था, सीडी घूमती रहती थी और उसके ऊपर एक वो रहता था, एक पिंस टाइप का लगा होता था। जब तक वो सीडी घूमती रहती थी तब तक वो गाना बजता रहता था, और जैसे ही वो स्टॉप कर दिया, मैंने सीडी वो पिंस को ऊपर उठाया, गाना बंद हो गया। तो सेम हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में भी क्या है, एक सीडी लगी होती है, वो सीडी वर्क घूमती रहेगी, कंटिन्यूसली रीड करती रहेगी, और तो वो आपका कंप्यूटर सिस्टम रन करेगा, स्टोर करेगा आपके सारे के सारे डाटा को। मगर जहाँ पे वो स्टक हो गई, अगर उसमें कोई डाटा है, जैसे मोस्टली कहते हैं जो हमारा विंडो होता है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम अपने उसी हार्ड ड्राइव्स में, मतलब हमारे लोकल डिस्क में ही रखते हैं, या हम बोलेंगे कि अगर हार्ड डिस्क में ही रखते हैं। अगर वो स्टॉप हो जाती है तो हमारा सिस्टम स्टक हो जाता है, और वो फिर बोलता है कि हार्ड ड्राइव चेंज करो या हार्ड डिस्क चेंज करो। दैट आप लोगों को चेंज करना पड़ता है, फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन का। तो हार्ड डिस्क करते, जहाँ पे वो हार्ड डिस्क को अगर सिंपली भाषा में बोलूँ तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली बेसिस। याद रखना। ठीक है, कहाँ से। अब क्या है, हार्ड डिस्क आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल है 500 GB से 20 टेराबाइट तक। अभी देखा जाए तो पहले, आज से 5 साल की पहले तो 5 साल की बात करें तो 256 256 GB भी आता था। मैंने तो
2011 में एक लैपटॉप लिया था डेल का, जो आज तक है मेरे पास, जिसमें 160 GB कल थे मेरे हार्ड डिस्क। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे सिस्टम आते जा रहे हैं, जैसे डेवलप होते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो 500 GB से लेके 20 TB तक करते हमारे कैपेसिटी आज उपलब्ध है हार्ड डिस्क में। ठीक है। इसकी जो इसकी करते स्पीड है, वो आरपीएम से डिनोट की जाती है, जिसका नाम है रिवोल्यूशन पर मिनट। कि मतलब कितनी तेजी से वो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कितनी तेजी से वो घूम रहा है, और कितनी तेजी से एक पूरा 360 डिग्री को कवर अप कर रहा है। उस हिसाब से पर मिनट में कितना सर्कल वो घूम रहा है और कितने डाटा को कवर अप कर रहा है। तो उसी को बोलेंगे रिवो रिवोल्यूशंस पर यूनिट जो हो गया वो, और जितनी तेजी से घूमेगा उतनी तेजी से करते वो फंक्शंस करेगा। ठीक है। और कॉमन आरपीएम वैल्यूज कितने, 5400 आरपीएम है, का नॉर्मल है लो पावर ड्राइव्स में, और जो हाईएस्ट है आप देखोगे 10,000 आरपीएम के हिसाब से है। अब कैचे की बात कर लेते हैं। कैचे जो है कि कैचे में भी हम बात कर लेते हैं। ये एक बफर मेमोरीज होती है, ये बफर मेमोरी होती है यूज टू स्टोर द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड फास्टर एक्सेस। ये बफर मेमोरी होती है, जिस बफर मेमोरी होती है जो कि यूज करते हैं स्टोर द फ्रीक्वेंटली, जो कि अभी हम तुरंत हमने यूज किया गया डाटा, जो कि तुरंत हमने एप्लीकेशन यूज किया है, उसी के डाटा को स्टोर करता है कहाँ पे, कैचे मेमोरी में, और उसी को कहते हैं हम बफर मेमोरी बोलते हैं, याद से रखना। ठीक है। इसके इसके कितने प्रकार से होते हैं, प्रकार में अगर देखा जाए तो जो ये एक्चुअली क्या हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है, याद रखना, हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है कैचे मेमोरी। ठीक है। अब हार्ड डिस्क कितने प्रकार के, माने कितने के होते हैं हार्ड डिस्क, अगर देखा जाए तो उसके किस तरह के होते हैं, तो दो तरह के से हार्ड डिस्क मिलता है। पहला होता है 3.5 इंचज मिलता है, और 2.5 इंचज। 3.5 इंचज क्या डेस्कटॉप में यूज होता है, और 2.5 इंचज लैपटॉप और पोर्टेबल ड्राइव्स में यूज होता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में कैसा आता है, इंटरनल हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा रहता है, वो इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क आप लोगों को पता चल गया कि इंटरनल हार्ड डिस्क है जो सिस्टम मैंने जैसे सीपीयू के अंदर जो लगा हुआ है वो क्या है, इंटरनल हार्ड डिस्क है। मैं कोई बाहर से लगा रहा हूँ, वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है। एक्सटर्नल हो गया। अब हो गया पैरेलल अटैच हार्ड डिस्क। ये क्या करता है, इंटरफेस स्टैंडर्ड होता है, जो कि कनेक्ट करता है हार्ड ड्राइव्स को। दो हार्ड ड्राइव्स को होंगे या कहते अ, जो माने एक तरह के कनेक्टर्स होता है, जो कि एक कनेक्टर्स हो कि जो कि हार्ड ड्राइव्स को और सिस्टम को कनेक्ट करके रखता है, उसको वो एक हार्ड डिस्क हो गया। साटा केबल्स बोल देंगे या सीरियल अट्टा बोल देंगे। ये न्यूअर और मच फास्टर इंटरफेस है, जो कि जो कि मॉडर्न हार्ड ड्राइव्स को हम लोग जैसे बोलेंगे, जो कि 6 GB पर सेकंड्स के हिसाब से रन करता है। साटा 3 के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है। लास्ट है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो कि हाई परफॉर्मेंस इंटरफेस है, जिसमें क्या है कि यूज प्राइमरीली सर्वर एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। माने बेसिकली क्या है कि ये SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हमारा, जो कि बेसिकली सर्वर के लिए और प्रोफेशनल एनवायरमेंटल के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे जो बोलते हैं ना डीवीआर, हम जब सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, बोले डीवीआर लगा दो या एनवीआर लगा दो, बोलते हैं ना एनवीआर लगा दो। तो क्या है एक्चुअली, तो ये बेसिकली इन दोनों को, तो ये तो सीसीटीवी कैमरा, मगर हम जब फंक्शंस करते हैं, हम अब पूरे कनेक्शन इंटरनेट को कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर रूम्स में ले आते हैं और उसको प्रोफेशनली करते एक वर्क प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि कैसे वर्क करेगा, कहाँ से कमांड होगी, कैसे कमांड देना है, एक सिंगल कमांड से। तो वही क्या है, SCSI के थ्रू दिया जाता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क है कि इंटरनल, एक्सटर्नल, पाटा, साटा एंड SCS। ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टोरेज यूनिट। अब देखिए मेरे पास स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट में दोनों में फर्क होता है, याद रखना स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट में फर्क होता है। स्टोरेज यूनिट क्या होती है, अनफिक्स कैपेसिटी, फिक्स कैपेसिटी नहीं होती है, बट कहते हैं मेमोरी यूनिट में एक फिक्स कैपेसिटी हो, याद रखना। ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले बीट्स आया, बीट्स इक्वल टू बीट्स, सबसे यहाँ पे मैंने सारी चीजें हैं कि पहले बीट आया, फिर ये निबल्स आए। निबल्स क्या है कि कितने 4 बीट्स के बराबर से है,
फिर हमारे बाइट आया जो कि 2 निबल्स के बराबर बोलेंगे या 8 बिट्स के बराबर भी कहते हैं। फिर किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट बोले या पेटाबाइट बोलेंगे, दोनों अवेलेबल होते हैं। एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, यूटाबाइट है, प्रोनोबाइट्स है। और इसके जितने ये है पार्ट्स, ये वैसे तो 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 ये एक्चुअल वैल्यूज देखी हुई है, वैसे 1040 होती है। ठीक है, 1000 अगर कोई कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक 1 MB में कितना होता है किलोबाइट, तो 1040 मेगा, 1040 नहीं, 1024 मेगाबाइट, सॉरी किलोबाइट होता है, याद से रखना। ठीक है, वो 24 होता है, 40 नहीं होता, याद से मुंह से निकल गया मेरे, 40 नहीं होता, 24 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमने एसडीडी पढ़ा था, हार्ड डिस्क पढ़ा था, उसी तरह हमारा एसएसडी है। ये क्या है? ये एसएसडी होता क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये टाइप ऑफ द डाटा होता है, मतलब ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है, बट ये यूज करता है फ्लैश मेमोरी को। मतलब सिंगल सी बात है कि यहाँ पे एक चिप होगा, सिंपल सी बात है, एक ये सिंगल सा चिप होगा। पहले क्या है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक बड़ा सा लंबा सा होता है, यहाँ पे सीडी घूम रही है, यहाँ पे गलते पिंस लगे हुए हैं, ये पिन से रन कर रहा है, ये थोड़ा सा है। यहाँ पे एक सिंगल से चिप्स में, ये सिंगल से चिप्स में करते स्टोरेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का ये डाटा, जैसे जैसे पेन ड्राइव होता है, याद रखना, पेन ड्राइव कितना बहुत छोटा होता है, इजिली हम लेके चले जाते हैं, तो उसी तरह से बहुत इजी होता है, छोटा सा पूरा पैनल एक छोटे से बोलते हैं ना कि इंटीग्रेटेड, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर पे बना होगा, या एक प्रिंटेड सर्किट पे बना होगा। ठीक है, तो वो बना होगा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है कि ये भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है, स्टोरेज डिवाइस है जो कि करते यूज करते हैं, क्या है, फ्लैश मेमोरी को स्टोर करने में। फ्लैश मेमोरी क्या होता है कि बेसिकली जो भी हम पेन ड्राइव्स के डाटा जैसे होते हैं, पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी ही होती है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी को हम स्टोर करते हैं, कोई भी डाटा को कोई भी स्टोर कर दिया वो करते हैं, हमारा उस तरह की चीजें होती है। और ये बहुत फास्टेस्ट होता है एसडीडी के अकॉर्डिंग। और आज के समय में अगर कोई लैपटॉप ले रहे हैं, तो मैं आपको हरदम ही रिकमेंड करूंगा, आप एसएसडी का ही ले, एसएसडी का ही ले, एसडीडी ना ले, क्योंकि एसडीडी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। और आज जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो एसएसडी के हिसाब से बन रहे हैं। और एसएसडी क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक तो स्पेस कम है, और ये जल्दी इजिली डिसॉल्वेबल नहीं होता है, इजिली करते डैमेज नहीं होता है और एसडीडी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, 2.5 इंचज का साटा दिया गया, एसएसडी दिया, M2 दिया गया, पीसीआई दिया गया। तो ये क्या है कि धीरे धीरे एडवांस टू एडवांस लेवल्स की चीजें बताई गई है, किस तरह के गलती टाइप के एसएसडी आपके पास उपलब्ध है, ये जी। बट इतना एसएसडी में इतना मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसएसडी की इतनी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि बेसिकली एसडीडी को ही पूछा जाता है ज्यादातर, एसएसडी को नहीं। बट एसएसडी में अगर आपसे पूछा जाए, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, तो आप सिंपली ये लिख दीजिएगा कि एसएसडी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हम फ्लैश मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं। कंपैरिजन ऑफ, जैसे कि हम एसडीडी है, एसडीडी क्या है, हमारा ट्रेडिशनल है, और एडवांस लेवल हमारा एसएसडी है। ठीक है, इसमें हम करते इजिली करते हम स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है, इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होती है, ये इनमूवेबल कंपोनेंट्स होता है, इनमूवेबल थिंग्स होती है। सिंपल एक छोटी सी चिप होती है, उस सारी चिप्स में सारे के सारे जो डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, और मोर ड्यूरेबल और मोर एफिशिएंट रहती है कंपैरिजन ऑफ एसडीडी। यही लिख करके आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नए, लास्ट टॉपिक में, लास्ट है, 1 मिनट आप देख लेते हैं, हाँ लास्ट है। अब आते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये लास्ट पार्ट है हार्डवेयर का। सीपीयू, सीपीयू बेसिकली अगर कहा जाए तो सीपीयू होता क्या है, सीपीयू होता क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हम लोग ब्रेन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये चीज आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इससे कहते हैं हम सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं, विदाउट द सीपीयू हम लोग वर्क कर नहीं सकते। ठीक है, सीपीयू के अगर देखा जाए, सीपीयू के अगर हम अब 1 मिनट, मेरा कर्सर कर्सर कहाँ है, ओके, कर्सर मेरे को ले जाना पड़ रहा है। ओके, सीपीयू को बेसिकली तीन तरह की नहीं, 4 तरीके से होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एएलयू, एमयू, सीयू, और जिसको हम रजिस्ट्रार बोलेंगे, एएलयू। अब हम बात करते हैं, देखिए सीपीयू आप लोगों को पता है, सीपीयू को कहते हैं कि एक ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर, ये सारे सिस्टम को, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको कनेक्ट करके और यूजर को एक बेस्ट इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ये सीपीयू के थ्रू ही प्रोसेस होता है। ठीक है। अब हम आते हैं हम एएलयू। एएलयू क्या होता है? बेसिकली अर्थमेटिकल लॉजिकल, ये दो वर्ड से मिलकर के अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक जो है ये एक वर्ड है और लॉजिक यूनिट अलग वर्ड है। अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिकल, मैथमेटिक, ठीक है। मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स है या मैथमेटिकल चीजें हैं वो अर्थमेटिक में आती है। और लॉजिकल यूनिट क्या कहती है? ये लॉजिक बताती है कि, और लॉजिक बताती है कि करते एक्चुअल में है क्या चीज। लॉजिकल ऑपरेशन करते कि करते ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे बड़ी बात है ट्रू है या फॉल्स है, जिसे बॉल एंड अलजेब्रा में बोला जाता है। बॉल एंड अलजेब्रा में यही कहा जाता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो लॉजिक ऑपरेशन बताता है। ठीक है। तो अर्थमेटिक सिंपल से अगर भाषा में बात करें तो अर्थमेटिक क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विथ मॉड्यूल। मॉड्यूल, मॉड्यूल अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मॉड्यूल भी एक होता है जिसको हम परसेंटेज को ही बोलते हैं मॉड्यूल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। एंड लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर एंड और नॉट, ये आपके ट्रू और फॉल्स को बताए। और ये लॉजिकल गेट्स, ये लॉजिकल गेट बॉल एंड अलजेब्रा के अंदर लॉजिकल गेट्स होता है, उसके अंदर का पार्ट्स है एंड और नॉट। ठीक है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है कि जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कर परफॉर्म करता है और उसको डिफाइन करता है कि करते जो स्टेटमेंट हमने दिया है, जो स्टेटमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो ये हमारा एएलयू कहलाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग मैथमेटिक्स। जैसे मैंने अभी सारी चीजें बोली ना यहीं पे, यहाँ पे देखिए सारी चीजें वही चीजें लिखी गई है। ये मैथमेटिक कहाँ है भाई? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेकिंग ए कंपैरिजन। ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? अगला आ गया हमारा कंट्रोल यूनिट। हाँ, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? ये डायरेक्ट ऑपरेट, कंट्रोल यूनिट क्या है कि डायरेक्ट ऑपरेशन है प्रोसेसर का, और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को फॉर अदर कंपोनेंट्स। ये क्या करता है कि जितने भी, एक तो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी चीजें हैं, जितना भी फंक्शंस है, सबको कंट्रोल कौन करके रखता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता भी है, कोऑर्डिनेट भी करता है, और साथ ही साथ वो डायरेक्शंस भी देता है कि किस कौन क्या परफॉर्मेंस करेगा, कौन कैसे, कौन सिस्टम, कौन चीजें क्या परफॉर्मेंस करेगी। तो कंट्रोल यूनिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं? जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन होता है फीच करता है। फीच का मतलब रीड करता है, रीड करता है फ्रॉम द मेमोरी, एंड देन उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है एक करेक्ट सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है। आगे रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आपके क्या है? सिंपली ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये कहते हैं आपके कि टेम्पररी डाटा और इंस्ट्रक्शन को यूज करता है, टेम्पररी डाटा और इंस्ट्रक्शन को यूज करके आगे की चीजों को हेल्प करता है प्रोसेस करने में। और कैचे मेमोरी आप जानते ही हैं, जो कि करते जो रनिंग फाइल्स होती है उन उसके रनिंग फाइल्स को करते बैकअप बना के रखता है। तो ये सीपीयू का पार्ट हो गया। मैं एक चीज आपको बताना, हाँ, सारी चीजें मैंने वैसे तो कवर अप कर दी है, बट मैं एक शायद मेरे को याद आ रहा है कि कीबोर्ड्स में या इन सब में मेरे को कुछ बताना था, वो मैं अभी जस्ट भूल गया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और थॉट, I love to hear them. Don't forget to like, subscribe, and hit that the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.